तो हेलो भाइयों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नई मानुआ को जिसका नाम है राइस इन द एपोकेलिप्टिक वर्ल्ड। मैं श्योर हूँ कि आप लोगों को भी ये पसंद आएगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में ही हमें किसी के शॉट को दिखाया जाता है और वही उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टरों ने घेर रखा था, जो देखकर उनमें से कोई कहता है, अरे नहीं, इन मॉन्स्टरों ने तो हमें चारों तरफ से घेर लिया है, तो आखिरकार क्या हम ऐसे ही मरने वाले हैं। और भाइयों, हमें उन लोगों को भी दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की थी और एक लड़का, जिनमें से लड़की जो थी वो बेहोश हो चुकी थी और वही लड़का दोनों की जान बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। और भाइयों, यही हमारा एमसी है जिसका की नाम है जुओ फैन, लेकिन मैं इसे शॉर्ट में फैन कहूँगा। खैर, हम मॉन्स्टरों को देखते हैं जिन्होंने उन दोनों को अकेला पाकर उनके ऊपर अटैक कर दिया था, जो देखकर फैन अब पैनिक करते हुए कहता है, नहीं, हमारा गेम अभी ख़त्म नहीं हो सकता और यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं। और ये कहने के साथ ही हमें उन मॉन्स्टरों का तादाद दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा था और वो सारे के सारे उन दोनों पर कूद गए थे। लेकिन उन मॉन्स्टरों के कुछ करने से पहले हमें इन दोनों के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि इनके साथ क्या क्या हुआ था और आखिर ये लोग इस सिचुएशन में कैसे फंस गए। तो फ्लैशबैक के स्टार्टिंग में ही हमें एक प्रिजन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमारा एमसी यानी कि फैन आया था, जो कि असल में उसके डैड से मिलने आया था, क्योंकि उसके डैड को गवर्नमेंट ने ट्रेटर घोषित कर दिया था और इसीलिए वो जेल में थे। जो भी हो, हम फैन को देखते हैं जो कि उसके डैड से बात कर रहा था, डैड, मैं अभी 18 साल का हो गया हूँ, तो अभी आप मुझे बताओ आखिर उस दिन क्या हुआ था और जिससे मैं आपके नाम को क्लियर कर सकूं। लेकिन हम उसके डैड को देखते हैं जो ये सुनकर कोई भी रिएक्शन नहीं देता। तो फिर फैन ने जो भी सुना था वो हमें बताता है, 8 साल पहले सनविच सिटी में एक मॉन्स्टर टाइट आया था जिसमें वो सिटी डिस्ट्रॉय हो गया था और उसमें रहे सारे लोग खत्म हो गए थे, लेकिन मेरे डैड जो कि एक हंटर थे, बस वही जिंदा बच गए थे। जिसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला मेरे डैड यानी हार्ले ह्यूलेट ने मॉन्स्टर टाइट आउटब्रेक होने से पहले ही अपना पोस्ट छोड़ दिया और जिस वजह से उन्हें एक ट्रेटर यानी गद्दार घोषित कर दिया गया और फिर उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन उनके पहले के कुछ अच्छे कामों के वजह से उनके फांसी को 10 साल के लिए टाल दिया गया और बस यहाँ से ही मेरा नाम पड़ा सन ऑफ ट्रेटर यानी कि गद्दार का बेटा। मुझे स्कूल से ड्रॉप आउट होना पड़ा बस इस वजह से कि मैं एक गद्दार का बेटा हूँ। यहाँ तक कि मैं जब कोई काम मांगने जाता हूँ तो वो भी मुझे ये कहकर भगा देते हैं कि हम किसी ऐसे पर्सन को काम पर नहीं रखते जो एक गद्दार का बेटा हो। एंड फिर वो इन सब से बाहर निकलकर अपने डैड से कहता है, मैं अब इसी उम्मीद के सहारे जी रहा हूँ कि मैं एक दिन आपके नाम को क्लियर करूँगा, जिससे तब आपको ना कोई गद्दार कहेगा और ना मुझे गद्दार का बेटा। जो सुनकर अब फैन के डैड कहते हैं, अब उस बारे में बात कर कर कोई फायदा नहीं है, तो फिर जिसको जो समझना है वो समझने दो। बाकी तुम एक काम करो, इस सिटी को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ और अपना पहचान बदल लो ताकि तुम्हें ऐसी नरक वाली जिंदगी जीनी ना पड़े। जो सुनकर फैन अब उसके डैड के ऊपर भड़कते हुए कहता है, नहीं डैड, चाहे दुनिया वाले कुछ भी बोले, मैं भरोसा नहीं करूँगा कि आप एक ट्रेटर हो और मैं ये बात साबित करके ही रहूँगा। एंड देन फैन वहाँ से निकल जाता है और फिर हमें बाहर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर दो कॉप्स आपस में ही बात कर रहे थे उन दोनों को लेकर। खैर, जैसे वो दोनों कॉप्स फैन को बाहर निकल कर जाते हुए देखते हैं तो उनमें से एक कॉप फैन को आवाज लगाकर रुकने को कहता है, जो कि सुनकर फैन भी रुक जाता है और उसके रुकते ही वो दोनों उसके पास आकर उससे कहते हैं, अब से विजिटेशन फीस को 3 टाइम इंक्रीज कर दिया गया है। अब ये सुनकर फैन परेशान होकर कहता है, क्या 3 गुना? ये तो लगभग 10,000 है, आखिर फीस इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? तो फिर वो कॉप्स कहते हैं, ये तो अथॉरिटीज का मेहरबानी है कि तुम्हें अपने डैड से मिलने दे रहे हैं, वो भी सिर्फ 10,000 में, तो तुम्हें अथॉरिटीज का शुक्रगुजार होना चाहिए। अब इस बात पर फैन अपने मन ही मन गुस्सा करने लगता है और उन अथॉरिटीज को गाली देते हुए अपने मुट्ठी को कसता है। एंड देन यहाँ से सीन कट होकर वापस से फैन को ही दिखाया जाता है, जो कि स्ट्रीट से चलते हुए जा रहा था और जाते हुए वो उसी बात को बार बार सोच रहा था, मुझे महीने में 3,000 का फी देने में ही बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब मैं 10,000 का विजिटेशन फी कहाँ से लाऊं? मैंने जब से स्टारफॉल रिजर्व को ज्वाइन किया है तब से ही मैं अपने लाइफ को
रिस्क में डालकर मर्सनरी गिल्ड के लिए साल भर काम किया है, बस कुछ पैसों के लिए। देन वो अपने घड़ी पर अपने स्टैट्स को देखकर कहता है एक नॉर्मल पर्सन का स्टैट्स जो है वो 1 रहता है, लेकिन स्टारफॉल वॉरियर्स का स्टैट्स 10 लेवल या फिर उससे भी ज़्यादा होता है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आखिर क्यों मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन और स्ट्रेंथ है इन दोनों का लेवल 6 महीने से एक ही जगह पर अटका हुआ है। एंड देन वो सीरियस होकर कहता है चाहे जो भी हो जाए मुझे अपने डैड से मिलते रहना होगा, क्योंकि अभी भी वो मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं जो कि मुझे जानना है और जिससे कि मैं उनके नाम को क्लियर कर सकूं। और फिर वो अपने गले में रहे नेकलेस को पकड़कर कहता है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, क्योंकि इस नेकलेस को मेरे मॉम ने मुझे गिफ्ट किया था और उसके अलावा भी इस नेकलेस को मेटेरॉइड के टुकड़े से बनाया गया है जो कि अपने आप में ही एक रेयर आइटम है। और तभी उसके मन में एक विचार आता है क्या मैं इस चीज़ को बेच दूं जिससे कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन दूसरे ही पल वो अपने आप को तमाचा मारकर कहता है क्या तुम थोड़ा सा वो हो जिसके कि मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। देन वो अपने आप को संभल कर सोचता है अगर मुझे पैसे कमाने हैं तो मुझे अभी मर्सनरी हॉल जाना चाहिए जहाँ पर मुझे कुछ न कुछ टास्क मिल ही जाएगा। देन सीन कट होता है जलफरी सिटी के मर्सनरी हॉल पर, जहाँ पर कुछ बंदे फैन को आते हुए देखकर आपस में ही बातें कर रहे थे। देखो ये कमीना वापस आ गया। इस बंदे को 3 साल हो गए अवेकन हुए, लेकिन ये फिर भी अभी तक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वही और एक बंदा कह रहा था ये सभी उसके बाप का गद्दारी का फल है। वही हम फैन को देखते हैं जो कि उन बंदों के बीच में से चलते हुए आ रहा था और वो उन बंदों के बातों को सुनकर भी इग्नोर कर देता है क्योंकि इस मामले में वो कुछ भी नहीं कर सकता था। देन हमें मर्सनरी हॉल के अंदर एक टगलू आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने डिस्क पर शांति से बैठा हुआ था। लेकिन तभी यहाँ पर फैन आता है जो आने के साथ ही उसको आवाज लगाता है ओए बुढ़ाऊ क्या तुम मुझे कुछ ई लेवल टास्क दे सकते हो। और अब ये सुनकर वो पर्सन गुस्से में उसके सर पर टपली मारकर कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे मिस्टर वेन बुलाओ, लेकिन तुम हो जो कि सुनता ही नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया और वो ये है कि ये पर्सन मर्सनरी हॉल का डायरेक्टर है। खैर जो भी हो हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अब सिगार जलाते हुए कहता है एक ई रैंक मिशन, लेकिन तुम तो ई रैंक मॉन्स्टर लेयर के सामने सरवाइव भी नहीं कर पाओगे, जिसका सीधा सीधा मतलब है मौत, क्योंकि ऑफिशियल स्टारफॉल वॉरियर्स को भी बस एफ रैंक मॉन्स्टर के सामने सरवाइव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। असल में तुम लकी थे कि इतने साल काम करने के बाद भी तुम अभी तक जिंदा हो। तो फिर अब फैन कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। अब ये सुनकर डायरेक्टर कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं एंड कुछ देर सोचने के बाद वो एक पेपर को फैन को देते हुए कहते हैं ये एक ई रैंक मिशन है और इसमें हाई प्राइस दिया जा रहा है, बस तुम्हें टीम के लिए स्काउटिंग करना होगा, जिसमें रिस्क तो है लेकिन रिवॉर्ड भी तगड़ा मिल रहा है। तो जिसके बाद फैन को जैसे ही वो पेपर मिलता है वो हाई अमाउंट को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि जो अमाउंट लिखा हुआ है वो 20,000 है, जो देखकर फैन अब पगला जाता है और डायरेक्टर का पैर पकड़ के उसको चूमने लगता है और कहता है मुझे लगा था कि आप एक खड़ूस आदमी हो, लेकिन आप तो देव पुरुष निकले यार। और अब फैन की इन हरकतों की वजह से डायरेक्टर फिर से गुस्सा होकर उसके सर पर टपली मारते हैं एंड जिसके बाद कहते हैं ये टीम स्पेशल है तो तुम चौकन्ना रहना। तो वही हम फैन को देखते हैं जिसके सर में आलू निकल आया था। वो कहता है हाँ मैं समझ गया। दिन सीन कट होकर हमें एक प्लेस को दिखाया जाता है, जिसके बाद वापस से फैन के ऊपर सीन कट होता है जहाँ पर वो अपने इक्विपमेंट्स पहनकर रेडी हो रहा था और वही वो कह रहा था मेरा काम है टीम के रास्ते में आने वाले हर उस खतरे को क्लियर करना जिससे कि टीम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सके। और मैंने सुना था इस टीम के मेंबर जूनियर स्टारफॉल वॉरियर्स से भी ऊपर लेवल के हैं। खैर जो भी हो मेरा तो काम है बस स्काउटिंग करना और रिवॉर्ड को लेना। जिसके बाद वो अपने टीम मेंबर्स के पास चला जाता है जहाँ पर जो टीम मेंबर्स थे वो एक बिल्डिंग के नीचे उसके लिए रुके हुए थे। तो जैसे ही फैन वहाँ पर पहुँचता है उनमें से एक मेंबर जो कि एक लड़की थी वो फैन को देखकर कहती है तो तुम वही स्काउट हो जिसको कि मिस्टर वेन ने रिकमेंड किया था। एंड देन वो फैन की तरफ बढ़ते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है मेरा नाम है इवन मुरे और मैं इस टीम का लीडर हूँ। दोस्तों मैं इस लड़की को शॉर्ट में मुरे कहकर बुलाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। खैर हम फैन को देखते हैं
जो कि मूरे को देखने के बाद हैरान होकर अपने मन ही मन कहता है, ये लड़की तो एक इंटरमीडिएट स्टारफॉल वॉरियर है। और बात करी जाए इसकी वेपन और इक्विपमेंट्स की तो वो भी हाई लेवल का लग रहा है। और दोस्तों, इसी हैरानी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर ही ख़त्म होता है। हम आगे की चैप्टर में देखने वाले हैं आखिर कैसे मूरे और फैन उन मॉन्स्टरों के बीच में फंस गए और आखिर उनके बाकी के टीममेट्स कहाँ गए। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट, देन मैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट पार्ट लाने की कोशिश करूँगा। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय। हेलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इसका पहला चैप्टर नहीं देखा तो पहले चैनल पेज पर जाकर पहला पार्ट देख लो, जिससे कि आपको स्टोरी समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग मिस मूरे की पतली पतली टांगों को दिखाकर होता है, जहाँ पर फैन इसके आउटफिट और इक्विपमेंट्स को देखकर हैरान होते हुए अपने मन में ही कह रहा था, मॉन्स्टर एसेंस कोर, बस यही नहीं, इसने तो स्टार फॉलन आउटफिट भी पहन रखा है। मुझे जितना याद है बस वही लोग इन चीज़ों को कैरी कर सकते हैं जो कि इंटरमीडिएट और उससे भी हायर लेवल के स्टार फॉलन वॉरियर्स हो। यहाँ तक कि मैंने मॉन्स्टर एसेंस कोर के बारे में भी सुना है कि ये बहुत ज़्यादा प्रीसियस होता है, क्योंकि कहा जाता है कि शायद हजारों मॉन्स्टर मिलकर एक मॉन्स्टर एसेंस कोर बनाते हैं और इन्हीं मॉन्स्टर कोर एसेंस को स्टार फॉलन आउटफिट्स में यूज़ किया जाता है और जो वॉरियर इसको पहनता है उसका पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और हाँ, एक इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर का स्टैट्स का लेवल कम से कम 40 होता है। और बात रही इसकी एज की तो देखने में लग रहा है कि ये मेरी ही एज की है और अंडर 20 के एज में एक इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर होना एक जीनियस वाली बात होती है। एंड इसके और मेरे बीच में बहुत बड़ा गैप है और पता नहीं कब मैं इस लेवल पर पहुंच पाऊंगा। जिसके बाद फैन अपने ख्यालों से बाहर आकर मिस मूरे की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वही मिस मूरे भी उसकी तरफ बढ़ रही थी। और जहां पर फैन आगे बढ़ते हुए कह रहा था, मैं वही मर्सनरी हूँ जिसको कि मिस्टर वेन ने रिकमेंड किया है। देन वो अपना हाथ मिस मूरे की तरफ बढ़ाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम है फ्रांसिस ह्यूलिट। और अपना नाम कहने के बाद वो सोचता है कहीं मिसेस मूरे मुझे गद्दार का बेटा समझकर टीम से निकाल ना दे। और ये सभी बातें सोचकर जैसे ही वो हाथ मिलाने वाला था कि तभी टीम से एक बंदा मिस मूरे को साइड में कर फैन के हाथ को पकड़ लेता है। और इस बंदे के अचानक आने के वजह से फैन थोड़ा सा चौंक गया था, लेकिन हम उस बंदे को देखते हैं जिसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो बंदा गलत इंटेंशन से फैन के हाथ को पकड़ा था। और वही वो बंदा फैन को कैनन फोल्डर कह रहा था, जो सुनकर फैन समझ जाता है ये बंदा उसे जानबूझकर परेशानी में डाल रहा है। और तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो कि फैन के हाथ को अपनी पूरी ताकत से दबा रहा था, जिससे कि फैन को तकलीफ हो। और वो चीज़ हो भी रहा था, क्योंकि हम फैन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेन में था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता चुपचाप इसको सहने के अलावा। लेकिन तभी यहाँ पर किसी पर्सन की एंट्री होती है जो कि उस बंदे से कहता है, निगेल, उस लड़के को बुली करना बंद करो। एंड देन हमें उस पर्सन का चेहरा दिखाया जाता है जो कि उस बंदे से और भी कहता है, क्या एक स्टार फॉलन वॉरियर रिजर्व के एक मेंबर को बुली करना तुम्हारे लिए शर्मनाक नहीं है? तो फिर वो बंदा नाटक करते हुए कहता है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तो आप बेकार में ही बुरा मान रहे हो। वही हम फैन को देखते हैं जो कि इस बंदे के बातों को सुनकर गुस्सा हो रहा था, लेकिन वो यहाँ पर मजबूर था। और तभी हम एक पेपर को देखते हैं जो कि बहुत तेज़ी से फैन की तरफ जा रहा था और इस पेपर को उसी बंदे ने थ्रो किया था। और थ्रो करने के साथ ही वो बंदा कह रहा था, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज़ इस पर साइन कर दो। लेकिन हम उस पेपर को देखते हैं जो बहुत तेज़ी से फैन की तरफ जा रहा था, लेकिन फैन का एजिलिटी पॉइंट ज़्यादा होने की वजह से वो उस चीज़ को आते हुए नोटिस कर लेता है एंड बिना टाइम गवाए वो उस पेपर को अपने 2 फिंगर से पकड़ लेता है। और ये करते हुए वो कूल भी दिख रहा था। और वही इसके रिएक्शन टाइम को देखकर वो बंदा कह रहा था, क्या ही रिएक्शन टाइम है। और वही मिस मूरे भी सोचती है, ये बंदा बहुत केयरफुल है। एंड आखिर में वो ओल्ड पर्सन भी कहता है, ये बंदा स्काउटिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन वही हम फैन को देखते हैं जिसकी हालत पतली हो चुकी थी, वो भी बस एक पेपर को पकड़ने में ही। और उस पेपर को पकड़ने के बाद वो अपने मन में ही सोच रहा था, क्या यही एक जूनियर स्टार फॉलन वॉरियर का पावर है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अपना माना इंजेक्ट करके उसे
वेपन की तरह यूज कर सकता है। देन हम मिस मूरे को देखते हैं जो कि कहती है इस बंदे में स्काउट बनने का पोटेंशियल है। तो जाहिर है मिस्टर वेन ने हमसे झूठ नहीं बोला था। और जिसके बाद वो ओल्ड पर्सन फैन से कहता है हंटिंग रेगुलेशन के अकॉर्डिंग स्टार फॉलन वॉरियर रिजर्व का कोई भी बंदा एक ई रैंक मॉन्स्टर लेयर हंटिंग में ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी तुम्हें अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो प्लीज तुम इस पर साइन कर दो। और ये सुनते ही फैन पहले तो उन सभी को देखता है एंड कहता है इस टीम में टोटल 6 मेंबर हैं, जिनमें से ज्यादातर जूनियर स्टारफॉल वॉरियर्स हैं एंड इनके पास अच्छे खासे इक्विपमेंट भी हैं और बाकी 2 इंटरमीडिएट लेवल पर हैं और उसी के साथ इनके पास स्टारफॉलन आउटफिट्स भी हैं। और जिसके वजह से मुझे लगता है ये टीम इनविंसिबल बन सकता है एक ई लेवल मॉन्स्टर लेयर के सामने। देन वो एग्रीमेंट पेपर के अंदर अपना रिवॉर्ड देखकर मन ही मन खुश होते हुए कहता है आखिर मुझे और क्या ही चाहिए, जब ज़्यादा कुछ करे 20,000 का अमाउंट मिल जाए तो आखिर मुझे इसमें क्या ही दिक्कत हो सकता है। और देन वो खुशी खुशी उस पेपर में साइन करने लगता है और उसके साइन करते ही हमें खुले आसमान को दिखाया जाता है। जिसके बाद वापस से सीन कट होकर उसी ओल्ड पर्सन को दिखाया जाता है जो कि सबको कमांड देते हुए कहता है चलो अब यहाँ से चलते हैं और अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और उसकी कमांड सुनते ही सब लोग डंजन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और जिसके बाद वापस से सीन कट होकर डायरेक्टली मॉन्स्टर लेयर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें मॉन्स्टर लेयर के बारे में बताया जाता है कि आखिर मॉन्स्टर लेयर होता क्या है। मॉन्स्टर लेयर ऐसा एक एरिया है जहाँ पर हर टाइप के मॉन्स्टर एक ही जगह गैदर होते हैं, यानी कि इकट्ठा होते हैं और जिनका तादाद बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। दुनिया बदलने के बाद इंसान जितने भी जगह पर रहते हैं बस उतने ही जगह को छोड़कर बाकी सभी जगह मॉन्स्टर का कब्जा है, जिन जगहों को अब रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। बस यही नहीं, इन मॉन्स्टरों को मॉडर्न वेपन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो अगर इनको मारना है तो हमें इनके ही बॉडी पार्ट से बना हुआ वेपन चाहिए और तब जाकर इन मॉन्स्टर को मारा जा सकता है। और ऐसे ही शॉर्ट का जमाना वापस आ गया, क्योंकि अब बड़े मॉन्स्टरों का सामान जो है वो बहुत कीमती होता है। तो स्टार फॉलन वॉरियर अब बहुत ज़्यादा अमीर और पावर रखते हैं। देन फाइनली सीन कट होकर एक खंडरी सिटी को दिखाया जाता है, जिस सिटी का नाम है ब्रेडॉन सिटी, जहाँ पर अब ई लेवल मॉन्स्टरों का डेरा है। देन हमें इस सिटी के किसी एक प्लेस को दिखाया जाता है जहाँ पर फैन कुछ मॉन्स्टरों के ऊपर नज़र रख रहा था, जहाँ पर फैन इन मॉन्स्टरों को देखकर कहता है तो नदी के पास से जो अजीब सा आवाज़ आ रहा था वो आवाज़ इन्हीं मॉन्स्टरों का था। देन हमें उन मॉन्स्टरों को दिखाया जाता है जिनके बारे में बताया जाता है कि ये एक टाइप के फिश लिजर्ड मॉन्स्टर हैं जो कि काइंड ऑफ ई लेवल मॉन्स्टर्स हैं। इनका स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जिन पर इंसानों का बनाया हुआ वेपन एक खरोच तक नहीं ला सकती। और यहाँ तक कि इनका दांत इतना मजबूत होता है कि ये लोहे का भी 2 टुकड़े कर सकते हैं। देन वापस से हमें फैन को दिखाया जाता है जो कि अब उन मॉन्स्टरों के बीच में से एक को चूज करके उसके ऊपर एम करने लगता है और देन तुरंत ही उस मॉन्स्टर की तरफ अपने एरो को छोड़ देता है। देन हमें उस एरो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ ही बढ़ रहा था, जो कि वो मॉन्स्टर भी नोटिस कर लेता है और तुरंत ही अपनी आंखों को बंद कर लेता है, क्योंकि दोस्तों फैन ने उसके आंखों पर ही एम किया था। लेकिन उस मॉन्स्टर के आंखें बंद करने से वो जो एरो था वो उसकी स्किन पर लगकर डिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में गुर्राने लगता है, क्योंकि अब फैन का लोकेशन उसे पता चल गया था। तो वो तुरंत ही अपने गैंग को साथ में लेकर फैन के ऊपर झपटने के लिए चला जाता है, जिस वजह से फैन के पास अपने लुंगी को पकड़ के भागने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। और क्या, फैन यहाँ पर भागने लगता है, लेकिन हम उन मॉन्स्टरों को देखते हैं जो कि भागने में कुछ कम नहीं थे, क्योंकि फैन का एजिलिटी ज्यादा होने के बाद भी वो मॉन्स्टर फैन को इजीली चेस कर पा रहे थे, जिन्हें देखकर फैन कहता है मैं इन्हें नुकसान तो नहीं पहुंचा पाया, लेकिन मैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल हो गया। एंड देन वो थोड़ा सा परेशान और हैरान होते हुए कहता है ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आखिर ये मॉन्स्टर्स इतने तेज कैसे भाग रहे हैं। मुझे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी उस हिसाब से तो ये इतने तेज भागने नहीं चाहिए थे। और दोस्तों इसके ये कहने के साथ ही ये चैप्टर यहाँ पर ही खत्म होता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, फैन इन मॉन्स्टरों से बच के निकल पाएगा या नहीं? जो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट। तो तब तक के लिए बाय बाय।
तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था फैन के पीछे कुछ लिजर्ड मॉन्स्टर पड़ गए थे और वही वो इन मॉन्स्टरों से बचते हुए कह रहा था कि उसे जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि ये मॉन्स्टर उतना ज़्यादा तेज नहीं भागते। और अब आगे तो स्टार्टिंग में ही हमें फैन को दिखाया जाता है जो कि उन मॉन्स्टरों से बचते हुए एक बिल्डिंग की तरफ बहुत ही तेजी से भाग रहा था और वही वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे ही थे, जहाँ पर फैन भागते हुए अपने मन में ही कह रहा था ये मॉन्स्टर बहुत ही मोटी चमड़ी वाले होते हैं जिससे इन्हें मारना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है और इनका जो क्लॉ है वो ऐसे बने हुए हैं जिससे ये जमीन और पानी पर बहुत ही आसानी से चल फिर सकते हैं। बस यही नहीं, ये अपने क्लॉ से किसी भी मेटल प्लेट को फाड़ के रख सकता है। स्टार फॉलन वॉरियर रिजर्व के वो सभी मेंबर जो कि इन मॉन्स्टरों से और इस जगह से फैमिलियर नहीं है, उनका यहाँ से बच निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। और दोस्तों तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि अपने कानून से भी लंबे जुबान से फैन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वही फैन इसके अटैक को डॉज करते हुए कह रहा था हर मॉन्स्टर का कोई न कोई एक वीक पॉइंट होता ही है जहाँ पर अटैक करने से वो मॉन्स्टर इजीली मर सकता है, तो मुझे जल्दी से जल्दी इसके एक वीक पॉइंट को ढूंढकर अटैक करना होगा। और लगता है मुझे वो पॉइंट मिल गया है और अभी टाइम है उसके ऊपर अटैक करने का। और ये कहकर वो तुरंत ही अटैक करने के लिए रेडी होने लगता है, जहाँ पर वो कह रहा था अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन फिश लिजर्ड मॉन्स्टर का वीक पॉइंट है इसकी आंखें। एंड देन उस मॉन्स्टर के जुबान पर अटैक करके कहता है और इसकी लंबी जुबान, जहाँ पर हम देखते हैं कि 3 एरो उस मॉन्स्टर के जुबान के आर पार निकल चुकी थी, जो देखकर फैन खुशी मनाते हुए कह रहा था मैंने आखिरकार कर दिखाया। लगता है मुझे इन मॉन्स्टर के बारे में जो जानकारी है उससे मैं इस मॉन्स्टर लेयर में भी टिके रह सकता हूँ। और ये सब कह के वो खुश हो ही रहा था कि तभी यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। हमें वापस से उस मॉन्स्टर के जुबान को दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो एरो थे वो अपने आप निकलकर नीचे गिर रहे थे और वही उस जुबान पर कोई भी खरोच का निशान नहीं था। अब ये देखकर फैन को तो सदमा ही लग गया था। वो कह रहा था वो एरोस बस ऐसे ही निकल गए क्या? इसका मतलब है एक नॉर्मल वेपन से इनके वीक पॉइंट पर मारने पर भी इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फैन के ये सब सोचते टाइम ही वो मॉन्स्टर फैन के ऊपर अटैक करने के लिए उसके ऊपर जंप करता है, जो फैन नोटिस कर लेता है और बहुत ही मुश्किल से उसके अटैक को डॉज करता है, जिस वजह से उस मॉन्स्टर का अटैक जमीन पर जाकर लगता है जिससे वो जमीन तुरंत कोलैप कर जाता है। जो देखकर फैन अब परेशान होते हुए कह रहा था मुझे रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि इस मॉन्स्टर का स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। तो क्या यही है एक ई लेवल मॉन्स्टर की पावर? और क्या मेरा खेल यहाँ पर ही ख़त्म होने वाला है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे जल्दी से जल्दी कोई एक रास्ता ढूंढना होगा। और ये कहते ही उसे एक रास्ता भी दिख जाता है, जो देखते ही वो बहुत ही तेज़ी से उस तरफ भागना शुरू कर देता है। और वही वो मॉन्स्टर फैन के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन फैन जैसे तैसे उससे बच जाता है। और वही उस मॉन्स्टर की अटैक करने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन फैन उस तरफ ध्यान ना देकर अपनी पूरी ताकत जुटाकर उस एग्जिट पॉइंट की तरफ भागने लगता है। एंड देन जैसे ही वो उस एग्जिट पॉइंट से निकलता है वो कहता है मैं अभी बहुत लकी हूँ कि इस मॉन्स्टर का कोई भी अटैक मुझे हिट नहीं हो रहा, लेकिन काश कि मेरे पास एक मॉन्स्टर कोर से बना हुआ वेपन या फिर एरो रहता जिससे कि मैं इन मॉन्स्टर्स को अकेले ही निपटा पाता। और फिर वो अपने मन में ही इस बात को सोचकर खुद के ऊपर ही डाउट करते हुए कहता है क्या मैं असल में भी ये कर पाता? और ये सब कहते कहते वो उसी डायरेक्शन में भागने लगता है जहाँ पर मिस मूरे और उसके बाकी के टीममेट्स वेट कर रहे थे। और वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो फैन सभी को आवाज़ लगाकर कहता है लिजर्ड मॉन्स्टर आ रहा है। जो सुनकर वो ओल्ड पर्सन सबको कहता है सभी रेडी हो जाओ। एंड ये कहकर वो इस चीज़ के लिए खुद भी रेडी हो जाता है। और फिर क्या, इनके रेडी होने के साथ ही वो मॉन्स्टर भी यहाँ पर आ टपकता है और आकर घुर्राने लगता है, जो देखकर अब सभी अपनी अपनी पोजीशन लेकर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जिनमें से वो ओल्ड पर्सन पहले जाकर उस मॉन्स्टर पे हमला बोल देता है और फिर अपने भाले से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और ये जो भाला था वो मॉन्स्टर कोर से बना हुआ था, तो जिस वजह से इस बार इस मॉन्स्टर को पहली बार डैमेज पहुंचता है। देन हमें इस ओल्ड पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम है हर्ले मूरे, यानी कि दोस्तों ये पर्सन मिस मूरे की फैमिली से आता है और ये 35 साल का है एंड ये भी एक इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर है। तो इसके बाद हमें मिस मूरे की शॉर्ट को दिखाया जाता है जो कि असल में मॉन्स्टर कोर से बनाया हुआ था। और वही मिस मूरे इस तलवार को लेकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है और इससे उस मॉन्स्टर को तगड़ा डैमेज पड़ता है और वो मॉन्स्टर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है।
जिसके बाद हमें मिस मुरे का वापस से इंट्रोडक्शन कराया जाता है कि मिस मुरे का पूरा नाम है इवोना मुरे और ये 18 साल की होने के बाद भी इंटरमीडिएट लेवल को रीच कर चुकी है, यानी कि वो अपनी उम्र की हिसाब से एक जीनियस है। एंड देन हमें बाकी के टीममेट्स को दिखाया जाता है जो कि अपने अपने काम बखूबी से कर रहे थे और वही फैन पीछे खड़े होकर इन सब के टीम वर्क को देख रहा था एंड इम्प्रेस होते हुए कह रहा था ये टीम बहुत ही इम्प्रेसिव है, अगर ये लोग ऐसे ही अपने टीम वर्क को बनाए रखें तो ये ई लेवल टास्क बहुत ही इजी जाने वाला है। देन हमें वापस से मिस मुरे को दिखाया जाता है जो कि अपनी शॉट से उस मॉन्स्टर पे एक फाइनल अटैक करती है जिससे उस मॉन्स्टर का कल्याण हो जाता है और जिसके बाद सभी लोग मिस मुरे की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि अभी तक मरा नहीं था और वो अपनी आधी कटी हुई बॉडी से ही फैन और उसके टीममेट की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर उनमें से कोई कहता है अरे अरे ये मॉन्स्टर तो अभी तक जिंदा है और ये अटैक करने के लिए आ रहा है तो जल्दी वहाँ से हट जाओ। और ये सब वो फैन और उसके बगल में रहे उस बंदे को कह रहा था। दोस्तों मुझे माफ करना लेकिन मैं इस बंदे का नाम भूल चुका हूँ। खैर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि फैन को उस मॉन्स्टर की तरफ धक्का देकर कहता है चलो तुम अब अपना जलवा दिखाओ। और अब उस बंदे के ऐसे अचानक धक्का देने से फैन घबरा चुका था, जिस वजह से उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे अब क्या करना चाहिए। और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही उस मॉन्स्टर ने फैन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे फैन दूर जाकर गिरता है। लेकिन वो गिरते हुए भी उस मॉन्स्टर पर अपने एरो से अटैक करता है, जो एरो जाकर उस मॉन्स्टर के आँख पर लगता है और तभी मिस मुरे भी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाती है एंड देन वो तुरंत ही अटैक भी कर देती है। और जिसके बाद हमें खून के छींटे दिखाए जाते हैं, जो देखकर हमें समझ में आता है कि फाइनली उस मॉन्स्टर का काम तमाम हो चुका है। वही हमें अपने एमसी यानी कि फैन को दिखाया जाता है जो कि अब राहत भरी सांसें लेने लगता है। लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आती है। देन हमें उस चीज को दिखाया जाता है जो कि और कुछ नहीं सिस्टम विंडो था और सिस्टम फैन से कह रहा था आपने पहली बार एक ई लेवल मॉन्स्टर को मारा है और इसी वजह से सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है और अब सिस्टम होस्ट के साथ जुड़ रहा है। गाइस मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया, ये जो सिस्टम है ये फैन के उस नेकलेस से बिलोंग करता है और ये नेकलेस जो कि एक मेटेरॉइड का टुकड़ा है और इस मेटेरॉइड के टुकड़े को उसके मॉम ने उसे गिफ्ट किया था। खैर हम फैन को देखते हैं जो कि हैरान परेशान होकर कहता है आखिर ये आवाज क्या है, क्या ये मेरा कोई वहम है। जिसके बाद हम मिस मुरे को देखते हैं जो कि उस भरोसे वाले बंदे को कहती है निगल तुम जाकर इस मॉन्स्टर के बॉडी से मॉन्स्टर कोर को निकाल लो। तो ये सुनकर निगल कहता है लेकिन क्यों। एंड देन वो फैन को दिखाकर कहता है ये काम तो इस बंदे का है ना। जो सुनते ही मिस मुरे अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं देखा कि तुमने क्या किया, जिस वजह से निगल अब घबरा जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। देन हमें सभी को दिखाया जाता है जिनमें से कुछ रेस्ट कर रहे थे और कोई अपना काम कर रहा था और वही मिस मुरे फैन की तरफ बढ़ रही थी और जैसे ही वो फैन के पास पहुंचती है वो फैन को कुछ एनर्जी पिल देकर कहती है ये लो, ये तुम्हारे एनर्जी को रिस्टोर करने में मदद करेगी। एंड देन वो स्माइल करते हुए कहती है तुम एक एक्सीलेंट स्काउट हो। तो फिर फैन मिस मुरे को जवाब में थैंक्स कहता है एंड वही अपने मन में कहता है ये लड़की बाहर से दिखने में जितना कोल्ड लगती है असल में वो है नहीं। तो जिसके बाद हमें निगल को दिखाया जाता है जो कि अपने काम को कंप्लीट करके कहता है मैंने मॉन्स्टर कोर को निकाल लिया है। एंड देन वो फैन को कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने अच्छे से मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर सकते हो। और वही दूसरी तरफ वो अपने मन ही मन फैन को गाली दे रहा था और फिर वो सबके सामने फैन को ताना मारते हुए कहता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा जो फिजिकल कंडीशन है उस हिसाब से तुम कभी भी अपने लाइफ टाइम में इंटरमीडिएट लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे और जिस वजह से तुम्हें पैसे कमाने के लिए कैनन फोल्डर का काम ही करना होगा। जो सुनते ही मिस मुरे निगल से कहती है तुम अपने बकवास को अभी के अभी बंद करो। तो फिर निगल कहता है मुझे माफ करना लेकिन मैं तो सिर्फ सच बोल रहा था। और वही उसके पीछे जितने भी लोग थे ये सुनकर हंस रहे थे। देन ओल्ड पर्सन फैन के पास आकर कहता है तुम बुरा मत मानो, निगल हमेशा ही मजाक करता रहता है। तो फिर फैन जवाब में कहता है हाँ मुझे पता है कि वो कैसा मजाक कर रहा है और अभी कुछ देर पहले उसने मेरे साथ क्या किया था। एंड देन सीन कट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर देखने पर हमें पता चलता है कि अब रात हो चुका है और जिसके बाद हमें किसी के पैरों को दिखाया जाता है
और ये असल में और कोई नहीं मिस मुरे थी, जो कि बाहर की तरफ जा रही थी। और जहाँ पर हम देखते हैं कि फैन ऑलरेडी वहाँ पर था, जो असल में निगरानी रख रहा था। लेकिन जैसे ही उसे मिस मुरे बाहर आती हुई दिखती है तो फिर वो मिस मुरे से कहता है, मिस मुरे आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है, आप अंदर जाके रेस्ट कर सकती हो, मैं अकेले निगरानी रख लूंगा, क्योंकि बैटल के टाइम मैं आप लोगों का कोई भी हेल्प नहीं कर पाया था, तो कम से कम मुझे ये करने दीजिए। तो मिस मुरे कहती है, हमारे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग निगरानी रखने के लिए यहाँ पर 2 लोग चाहिए और मैं इसी एग्रीमेंट को फॉलो करते हुए यहाँ पर निगरानी रखने के लिए आई हूँ। अब ये सुनकर फैन टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, आपके बोलने के तरीके से लग रहा है कि आप जरिन सिटी के हो, लेकिन आखिरकार क्यों आप इस जलफरी सिटी के एक E-लेवल मॉन्स्टर लेयर में आई हो? आखिर इसका वजह क्या है? मुझे जितना पता है जरिन सिटी दुनिया का वो जगह है जहाँ पर पहली बार मॉन्स्टर्स अपीयर हुए थे और उस जगह में बहुत ही लार्ज नंबर में मॉन्स्टर लेयर हैं। तो ये सुनकर मिस मुरे थोड़ा सा अपसेट हो जाती है, लेकिन वो फिर भी फैन से कहती है, ये एक फैमिली ट्रायल है और मुझे इस ट्रायल में खुद को साबित करना होगा। और जिसके बाद वो फैन से पूछती है, लेकिन आखिर तुम्हारे बारे में क्या, तुम आखिर इस डेंजरस जगह पे क्यों आए हो? तो जिसके जवाब में फैन कुछ बताने ही वाला था कि तभी वो दोनों जहाँ पर खड़े होकर बातें कर रहे थे वो जगह अचानक से शैटर होने लगता है और वो नीचे धंसने लगता है, जो देखते ही वो दोनों घबरा जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों कुछ कर पाते, वो जगह तुरंत ही एक खाई में तब्दील हो जाता है, जिससे वो दोनों बहुत ही तेजी से एक साथ नीचे गिरने लगते हैं। जहाँ पर फैन नीचे गिरते हुए बचने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता और वही मिस मुरे इतना डर गई थी कि वो बचने को छोड़ के बस चीख रही थी। और जिसके बाद हमें ऊपर के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक से कोई अपीयर होता है और वही उस बंदे के आंखें एक इविल की तरह रेड कलर में चमक रहा था। और आखिर ये बंदा कौन है वो हमें दिखाया नहीं जाता, लेकिन हमें एक बात समझ में आता है कि इस चीज में कहीं न कहीं इस बंदे का ही हाथ है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है ये बंदा आखिर कौन हो सकता है? और क्या MC यानी कि फैन और मिस मुरे नीचे गिर के सरवाइव कर पाएंगे या नहीं? और अगर सरवाइव कर भी लिए तो आगे उनके साथ क्या होने वाला है? जो देखने के लिए चैनल पर जुड़े रहें और कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट। और एक बात दोस्तों, अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझोगे और मुझे मोटिवेट करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिस मुरे और फैन एक खाई में गिर गए थे और वही इनको गिराने में किसी का साजिश था। और अब आगे तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें एक टनल को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो दोनों आकर गिरे थे और ये ज्यादा गहरा ना होने के वजह से वो दोनों सरवाइव कर गए थे। खैर जो भी हो, हमें फैन को दिखाया जाता है जो कि एक विजन गॉगल को पहने हुए था और ये असल में रात को देखने में मदद करता है। तो फैन उस गॉगल को पहनकर चारों तरफ देखता है एंड देन आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्या नसीब है। I mean लिटरली हम जहाँ पर खड़े होकर बातें कर रहे थे बस वही जगह ही कोलैप कर गया। वाह क्या बात है। मैं तो कहता हूँ ऐसी नसीब सबको मिलनी चाहिए। तो देन हमें मिस मुरे को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस मुरे फैन के पीछे पीछे ही चल रही थी और चलते हुए मिस मुरे फैन से पूछती है, क्या तुमने ये कंफर्म किया कि ये टनल कोलैप था? क्योंकि मुझे शक है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गलत है। तो जो सुनकर फैन साइड में जाकर यहाँ का गहराई मापते हुए कहता है, ये तकरीबन 68 फीट का है। तो हाँ, ये शायद से कोई जियोलॉजिकल फिनोमिना हो सकता है। एंड देन फिर वापस से मिस मुरे से कहता है, अगर हम इस रास्ते को पकड़ कर चले तो ये एक शॉर्टकट बन सकता है अगर रास्ता साफ हुआ तो, और अगर ऐसा नहीं होता तो हमें मजबूरन दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अब ये सुनकर मिस मुरे फैन से पूछती है, क्या तुम्हें दूसरे रास्तों के बारे में भी पता है? तो जवाब में फैन कहता है, हाँ, एक स्काउट होने के नाते मैंने इसकी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। और फिर वो एक मैप को देखता है और फिर वो सामने की तरफ दिखाकर कहता है, मैप के मुताबिक हमें उस तरफ ही जाना होगा। और ये बोलने के तुरंत ही वो दोनों उस तरफ ही आगे बढ़ने लगते हैं। और जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ रहे थे ठीक वैसे वैसे ही बाहर से आने वाली रोशनी बढ़ रही थी। तो जो देखकर फैन कहता है, हम जितना आगे बढ़ रहे हैं ये रोशनी उतना ही ब्राइट हो रहा है, और जिसका मतलब है हमने सही रास्ते को चूज किया था। एंड देन वो मिस मुरे की तरफ तिरछी नजरों से देखकर कहता है, एक इंटरमीडिएट वॉरियर बिना विजन गॉगल्स के भी रात को दिन जैसा देख पाते हैं और इनकी नजरें विजन गॉगल से भी कई गुना बेहतर होती है। लेकिन तभी हम मिस मुरे को देखते हैं जो कि कुछ नोटिस करते ही एक सीरियस इंप्रेशन देती है एंड वही पर ही रुक जाती है, जो कि फैन तुरंत ही नोटिस कर लेता है। और जिसके बाद वो मिस मुरे से पूछता है, क्या हुआ,
तुम्हारे साथ कुछ गलत है क्या? तो फिर मिस मुरे एक सीरियस टोन में फैन को बताती है, ई लेवल मॉन्स्टर्स, वो भी एक से ज्यादा। जो सुनते ही अब फैन पैनिक कर जाता है एंड पैनिक करते हुए कहता है, लेकिन आखिर क्यों मैं कोई भी आवाज सुन नहीं पाया? जवाब में मिस मुरे कहती है, तुम्हारा ये रिएक्शन ऑब्वियस है क्योंकि कोई नॉर्मल पर्सन इस चीज को सेंस नहीं कर सकता। असल में मेरी शॉट ने मुझे बताया कि सामने खतरा है और इसी चीज को कहा जाता है शॉट सेंसिंग। और ये जिस भी वॉरियर के पास होता है वो दुनिया के किसी भी शॉट को मास्टर कर सकता है और इसके अलावा भी वो किसी भी वेपन के सहारे मॉन्स्टर्स का ऑरा सेंस कर सकता है और इस एबिलिटी को एपिस्टेटिक पावर नाम से जाना जाता है। और ये बात कंप्लीट होते ही उन दोनों के सामने से मॉन्स्टरों का आवाज आना शुरू हो जाता है, जो सुनते ही वो दोनों रेडी हो जाते हैं फाइट के लिए। और तभी वो मॉन्स्टर्स भी उस जगह से निकल आते हैं। अब जिनकी तादाद देखकर वो दोनों एक साथ कहते हैं, यहाँ तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। एंड देन फैन मिस मुरे से पूछता है, मिस मुरे अब हम क्या करें? तो फिर मिस मुरे कहती है, तुम मुझसे दूर हो जाओ। और जिसके बाद वो अपनी शॉट को पकड़ के सामने से आने वाले मॉन्स्टर के ऊपर स्लैश मार देती है, जिससे शायद से उस मॉन्स्टर का काम तमाम हो जाता है। अब ये चीज देखकर पता नहीं कहां से फैन के अंदर जोश आ जाता है और वो मिस मुरे से पूछता है, क्या मैं इसमें तुम्हारी मदद करूं? जो सुनते ही मिस मुरे चीखते हुए कहती है, नहीं, तुम बस मेरे लिए इस काम को और भी ज्यादा डिफिकल्ट बना दोगे, तो अपने मुंह को बंद रखो और पीछे ही रहो। तो अब मिस मुरे की इन बातों को सुनकर एकदम चुप कर जाता है और वो कुछ बोल भी नहीं पाता क्योंकि उसे पता है कि मिस मुरे सही कह रही है। तो जिसके बाद हमें मिस मुरे को वापस दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस मुरे अपनी एक पावरफुल अटैक को परफॉर्म कर रही थी और जैसे ही वो अटैक कंप्लीट होता है, मिस मुरे उस अटैक को मॉन्स्टर की तरफ कर देती है और जिससे कई सारे मॉन्स्टरों का सर धड़ से अलग हो जाता है। अब ये सब देखकर पीछे खड़ा फैन मन ही मन कहता है, मिस मुरे बहुत ही पावरफुल है। तो क्या यही मिस मुरे की असली पावर है? और क्या एक ई लेवल मॉन्स्टर इंटरमीडिएट वॉरियर के बराबर नहीं होता? और जिसके बाद दोस्तों हमें फैन बताने लगता है कि कौन से लेवल का मॉन्स्टर किस वॉरियर के बराबर होता है। तो यहाँ पर फैन हमें बताता है कि एक एफ लेवल मॉन्स्टर जूनियर वॉरियर के बराबर होता है और ई लेवल मॉन्स्टर एक इंटरमीडिएट वॉरियर के बराबर एंड वही एक सीनियर वॉरियर के बराबर होता है एक डी लेवल मॉन्स्टर। और हाँ, यहाँ पर मैं 1v1 की बात कर रहा हूँ। अगर कोई वॉरियर एक से ज्यादा मॉन्स्टरों के साथ फाइट करे तो वो सीनियर वॉरियर होना चाहिए। तो देन वापस से मिस मुरे के ऊपर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर मिस मुरे अभी भी मॉन्स्टर को मार रही थी और जैसे ही वो और एक मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग कर देती है तो उसी वक्त उस मॉन्स्टर का सर फैन की तरफ उड़ते हुए जाने लगता है। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये मॉन्स्टर्स तुरंत नहीं मरते, तो फिर वो मॉन्स्टर का सर फैन को देखते ही अपना बड़ा सा मुंह खोल लेता है, जो फैन नोटिस कर लेता है। बट वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वो मॉन्स्टर उसके पास पहुंच जाता है और उसके राइट हैंड में काट लेता है, जो देखते ही फैन अपने नाइफ को जल्दी से निकाल कर उस मॉन्स्टर के फेस पर कट लगा देता है, जिससे फाइनली उस मॉन्स्टर का काम तमाम हो जाता है। और अब उस मॉन्स्टर को मारने के बाद फैन हाँफते हुए कहता है, एक स्टार फॉलन वॉरियर रिजर्व के लिए ई लेवल मॉन्स्टर लेयर में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। और ये सब बातें जब वो कर ही रहा था कि तभी सडनली उसकी आंखें ग्लो करने लगती है और वापस से उसको सिस्टम की आवाजें आने लगती है। अगर होस्ट और एक ई लेवल मॉन्स्टर को किल करता है तो होस्ट के साथ सिस्टम का जो एडेप्टेशन हो रहा है उसका लोडिंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। तो फैन अब ये सब होते हुए देखकर परेशान होते हुए कहता है, आखिर मेरे साथ ये बार बार क्या हो रहा है? खैर, चाहे जो कुछ भी हो, मुझे अभी प्रेजेंट में फोकस करना चाहिए, नहीं तो मैं और भी ज्यादा डेंजर में पड़ जाऊंगा। तो जिसके बाद फिर से मिस मुरे की तरफ सीन कट होता है, जहाँ पर मिस मुरे ने उन सभी मॉन्स्टरों का कल्याण कर दिया था और वही वो आगे की तरफ जाते हुए फैन से कह रही थी, चलो अब हम एग्जिट की तरफ आगे बढ़ते हैं। बट हम फैन को देखते हैं, जिसके शक्ल से पता चल रहा था कि वो थोड़ा सा डरा सहमा हुआ था। लेकिन अब जब उन मॉन्स्टरों का काम तमाम हो चुका है, वो भी मिस मुरे के साथ एग्जिट की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, वैसे ही उन दोनों को एक शॉकिंग चीज पता चलता है कि वहाँ पर यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, जो देखते ही फैन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? मुझे जितना पता है उस हिसाब से यहाँ पर एक एग्जिट पॉइंट होना चाहिए था। क्या किसी ने इस एग्जिट पॉइंट को जानबूझकर बंद कर दिया है? लेकिन आखिर ऐसा कोई क्यों करेगा? और ये सब सोचते हुए वो परेशान हो ही रहा था कि तभी उसके गले पर कोई शॉट रखता है, जो कि असल में मिस मुरे ही थी। और जिसको ऐसा करते देख फैन पूछता है, आखिर ये तुम क्या कर रही हो? तो जिसके जवाब में मिस मुरे
उल्टा फैन से कहती है ये सवाल तो मुझे करना चाहिए। और दोस्तों मिस मुरे के ये कहने के बाद हमें ब्लड को दिखाया जाता है, लेकिन आखिर ये ब्लड किसका है वो हमें नहीं दिखाया जाता। आप लोगों को क्या लगता है, क्या मिस मुरे ने गलतफहमी के चलते फैन के ऊपर अटैक कर दिया है? तो आगे क्या होगा और क्या होने वाला है वो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो जुड़े रहो मेरे चैनल पर एंड कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट। और हाँ, एक जरूरी बात, वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर देना। बाकी जब तक नेक्स्ट पार्ट नहीं आ जाता तब तक के लिए बाय बाय। चैप्टर नंबर 5। इसके स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिस मुरे ने अभी तक फैन के गले के ऊपर शॉट पकड़ रखा था और जिस वजह से फैन घबराते हुए मिस मुरे से पूछता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। दोस्तों अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट देखा है तो आप लोगों को पता ही होगा, प्रीवियस पार्ट में फैन ने मिस मुरे से पूछा था कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, जिसके जवाब में मिस मुरे ने जवाब दिया था ये तो मेरा भी सवाल है। तो अब फैन मिस मुरे की इस बिहेवियर को देखकर गलत समझते हुए फैन कहता है क्योंकि तुम यहाँ से नहीं निकल पाई तो तुम उसका गुस्सा मुझे मारकर निकालोगी, लेकिन ये तो सरासर गलत है क्योंकि मेरी यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। अब जो सुनते ही मिस मुरे फैन को बड़ी बड़ी आंखें करके घूरने लगती है और वही फैन भी मिस मुरे को घूरने लगता है। एंड देन हमें वापस से मिस मुरे को दिखाया जाता है जो अब अपनी शॉट को मायान में रखकर कहती है मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, असल में मुझे लगा था कि तुम शायद कोई कल्प्रिट हो और बस यही वजह थी। अब जो सुनकर फैन को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है बल्कि किसी की सोची समझी साजिश है। और जो समझते ही वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वही हम मिस मुरे को देखते हैं जो कि दूसरी तरफ पलटकर फैन से कहती है ये ट्रैप मेरे लिए ही बनाई गई है, लेकिन फैन मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इसमें घसीट लिया। अब फैन अपने मन में ही कहता है तो ये स्टार फॉलन फैमिलीज का आपसी लड़ाई है और जिस चीज में मैं बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। एंड देन फैन हमें स्टार फॉलन फैमिलीज के बारे में बताने लगता है कि जब से स्टार फॉलन वॉरियर्स अपीयर हुए हैं तब से ही जिस भी फैमिली में इनकी तादाद ज्यादा होती है उन फैमिली को स्टार फॉलन फैमिली कहा जाता है। और इन फैमिलीज का एक रूल है जो कि एपोकलिप वर्ल्ड जैसा है, मतलब कि जो लोग वीक हैं वो मरेंगे और वही ताकतवर जिएंगे। यही नहीं, इन फैमिली में अगर किसी को ऊपर उठना है तो उसे मॉन्स्टर लेयर में जाकर हंटिंग टास्क पूरा करना होगा और उसके अलावा अपनी ही फैमिली के दुश्मनों का सामना करना होगा। तो जिसके बाद वापस से मिस मुरे को दिखाया जाता है जो कि फैन से पूछती है फैन क्या बाहर निकलने का और कोई रास्ता है जो कि खुफिया हो। तो फिर फैन कहता है मुझे थोड़ा टाइम दो। एंड देन वो अपनी आंखें बंद करके उस पूरे जगह को स्कैन करने लगता है। एंड स्कैन करने के बाद उसे जैसे ही एक रास्ता दिखता है तो वो फटाक से अपनी आंखें खोल लेता है और मिस मुरे को कहता है मुझे एक रास्ता मिल गया है। और जिसके बाद अपनी पूरी ताकत लगाकर वो भागना शुरू कर देता है, लेकिन थोड़ी देर भागते ही उसकी हालत पतली हो जाती है। लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता और भागते हुए मिस मुरे से कहता है रास्ता तो बंद है लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ गैप दिखे, जिसका मतलब वहाँ पर एक टनल है और शायद हम वहाँ से निकल सकते हैं। तो जिसके बाद हम मिस मुरे को देखते हैं जो कि कुछ सोचकर ब्लश कर रही थी और जिसके बाद वो फैन से कहती है मैं बहुत नसीब वाली हूँ कि तुम्हारे जैसा टीममेट मुझे मिला, अगर तुम ना होते तो मैं शायद यहाँ से कभी निकल ही नहीं पाती। तो जिसके बाद हम फैन को देख पाते हैं जिसके कि पैरों ने अब जवाब दे दिया था। तो अब इस वजह से वो मिस मुरे को आवाज लगाकर कहता है मिस मुरे मैं बहुत टाइम से तुम्हें कुछ बताना चाह रहा था, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मैं वो बता सकता हूँ। अब ये सुनकर मिस मुरे ब्लश करने लगती है। असल में दोस्तों यहाँ पर जो मिस मुरे है उसको गलतफहमी हो गई है कि अपना एमसी यानी कि फैन उसे प्रपोज करने वाला है और इसी वजह से वो ब्लश कर रही थी। तो यहाँ पर वो ब्लश करते हुए फैन से कहती है हाँ तुम्हें जो भी कहना है वो तुम मुझे कह सकते हो। तो फिर फैन तुरंत कहता है क्या तुम थोड़ा धीरे दौड़ सकती हो क्योंकि मेरी सांसें फूल रही है और मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसे ही भागता रहा तो मैं यहीं पर ही टपक जाऊंगा। तो जो सुनते ही मिस मुरे को जो गलतफहमी हो रही थी वो टूट जाती है और वो इम्बेरेस होकर कहती है हाँ ठीक है। और ये कहते ही वो दोनों वहीं पर ही रुक जाते हैं जहाँ पर फैन अपनी हाथ पैर फैलाकर बैठ जाता है और बहुत ही जोरों जोरों से हाँफने लगता है। एंड देन वो मिस मुरे से कहता है यहाँ का जो हवा है वो ठीक से चल नहीं रही है और इसीलिए मैं इतनी जल्दी थक गया। तो हम मिस मुरे को देखते हैं जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गई थी और वो किस लिए मैं होप करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को ये चीज पता ही होगा। खैर हम देखते हैं वो गाल फुलाकर फैन से कहती है हाँ मुझे पता है। एंड देन वो थोड़ा सा सीरियस होकर फैन से पूछती है तुम एक वॉरियर रिजर्व के मेंबर होकर क्यों एक E-लेवल टास्क को एक्सेप्ट किया जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही डेंजरस है, क्या तुम्हें पैसों की दिक्कत है? जवाब में फैन थोड़ा सा उदास होकर कहता है
हाँ बिल्कुल, अगर मुझे पैसों की दिक्कत ना होती तो आखिर क्यों ही मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर यहाँ पर आता। एंड देन वो अपनी नेकलेस को पकड़ के मन ही मन कहता है, डैड के फांसी के सजा को जो डिले कर दिया गया था उसका टाइम अभी 2 साल से भी कम रह गया है, तो जितनी जल्दी हो सके मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा। देन वो अपनी बचपन की फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स कुछ बातों को लेकर आपस में ही बातें कर रहे थे। उसकी मदर कहती है, अगर ये मॉन्स्टर्स ना होते तो मैं समंदर के किनारे जाना चाहती जहां हम पहली बार मिले थे। तो फिर फैन के फादर बताते हैं, तुम जरूर जाओगी, बस एक बार मैं उन सारे मॉन्स्टर्स का खात्मा कर दूं, फिर तुम वही खूबसूरत नज़ारे देख पाओगी। तो जिसके बाद फैन कहता है, हालांकि ये कभी नहीं हो पाया क्योंकि उसी साल मेरी मॉम चल बसी। सब कहते हैं कि वो किसी छोटे से मॉन्स्टर टाइप में बाकियों की जान बचाने के चक्कर में शहीद हो गई और उस टाइम में बहुत छोटा था और मैंने मुर्दों के लिस्ट पे सिर्फ मॉम का नाम देखा था जो नाम था जूलिया जिन। बट अगर ऐसा है तो मेरे डैड उस मॉन्स्टर टाइप में अकेले कैसे बच गए? यकीनन यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो कि छुपाया जा रहा है। देन प्रेजेंट में हम मिस मुरे को देखते हैं जो कि फैन को चुप देखकर समझती है कि उसने शायद कुछ प्राइवेट सवाल पूछ लिए हैं, तो जिस वजह से वो फैन से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ करना कि मैंने तुमसे कुछ पर्सनल सवाल पूछे। तो जिसके जवाब में फैन अभी भी कुछ नहीं कहता और चुप रहता है और कुछ टाइम चुप रहने के बाद वो जहाँ पर बैठा हुआ था वहाँ से उठते हुए कहता है, मिस मुरे मैंने काफी रेस्ट कर लिया है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड देन यहाँ से सीन कट होकर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक अबेंडेंट बिल्डिंग को देखते हैं जिसके अंदर से कोई पत्थर फेंकता है। देन हमें उस पत्थर फेंकने वाले को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं फैन था और वही मिस मुरे भी थी और वो दोनों फाइनली उस टनल से निकल चुके थे और बाहर आकर फैन चैन की सांस ले ही रहा था और वही हम इस मुरे को देखते हैं जो कि कुछ नोटिस करती है और नोटिस करते ही वो घबरा जाती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि आसमान में कुछ एरोस इनकी तरफ ही आ रहे हैं और असल में इन्हीं एरोस को देखकर मिस मुरे घबरा गई थी। तो अब इन एरोस से बचने के लिए मिस मुरे फैन को पकड़ के साइड में जंप करती है और जिसके तुरंत ही वो एरोस भी गिनना चालू हो जाते हैं। दोस्तों आप लोग एक चीज नोटिस करना, यहाँ पर जो भी एरोस थे उनका क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा था। खैर हम देखते हैं कि मिस मुरे और फैन एक तरफ जाकर गिरते हैं और जिसके बाद एक अच्छा सा कवर देख के वो दोनों उस जगह पर छुप जाते हैं और ऐसा करते टाइम मिस मुरे को एक एरो लग जाता है जिससे मिस मुरे अब घायल हो जाती है। वही फैन मिस मुरे के इस एक्सप्रेशन को देखकर कंफ्यूजन में पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? एंड ये कहने के बाद वो जैसे ही मिस मुरे को ध्यान से देखता है उसे पता चलता है कि मिस मुरे के कंधे के ऊपर एक एरो लगा है जो कि एक पॉइजन एरो है। तो जो देखते ही फैन पैनिक करते हुए कहता है, पॉइजन बॉडी में फैलने से पहले एरो को जल्दी से निकालना होगा, अगर ऐसा नहीं किया गया तो पॉइजन पूरे बॉडी में फैल जाएगा, तो प्लीज तुम थोड़ा सा बर्दाश्त करो, मैं जल्दी से इस एरो को निकाल लेता हूँ। और ये कहने के तुरंत ही वो उस पॉइजन एरो को बाहर निकाल लेता है। एंड देन मिस मुरे को अच्छे से बैठा कर उसे एंटीडोट देते हुए कहता है, मेरे पास इस पॉइजन का एंटीडोट है तो ये लो और अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करो। तो अब एंटीडोट लेने के बाद मिस मुरे किसी से कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे बिट्रे करोगे। एंड देन यहाँ से सीन कट होके ऊपर के साइड को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें कुछ लोगों के पैरों को दिखाया जाता है। एंड देन हमें उन लोगों का फेस भी दिखाया जाता है जिनको देखकर हमें एक बात क्लियर होती है कि यही लोग ट्रेटर यानी कि धोखेबाज हैं। और दोस्तों मिस मुरे असल में इस ओल्ड पर्सन को ही बिट्रे करने की बात कह रही थी जो कि मिस मुरे की फैमिली से ही आता है। खैर हम देखते हैं वो ओल्ड पर्सन मिस मुरे से कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इन एरोस से बच गई, मानना पड़ेगा तुम इस जेनरेशन की सबसे बड़ी जीनियस हो, लेकिन अफसोस की बात है कि तुमने मुझे हमेशा ही आउटसाइडर समझा। तो जिसके बाद हमें फैन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि फैन उनको देखकर अपने मन ही मन सोचने लगता है। तो टास्क के स्टार्टिंग में ही ये एक ट्रैप था जहाँ पर मिस मुरे को फंसाया जा रहा था। वही हम मिस मुरे को देखते हैं जो कि उसी ओल्ड पर्सन से पूछती है, आखिर क्यों तुमने मुझे बिट्रे किया जबकि मेरे फादर ने तुम्हारे फैमिली को बचाया और मेरी आंट के साथ तुम्हारी शादी करवाई, तो आखिर तुम्हारा रीजन क्या था? जिसके जवाब में वो ओल्ड पर्सन एक इविल स्माइल देखकर कहता है, इंसान दौलत के लिए कुछ भी कर सकता है जब तक कि न उसे अच्छा खासा प्रॉफिट ना हो। तो तुम ही बताओ, क्या मैं दौलत के लिए तुम्हें बिट्रे नहीं कर सकता? एंड देन वो एक बटन को पकड़कर कहता है, चलो अब बहुत हो चुका, अब गुड बाय कहने का टाइम हो गया है। और जिसके बाद वो उस बटन को दबा देता है जिससे उस जगह पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तो धमाका करने के बाद वो ओल्ड पर्सन उसी हरामी बंदे से पूछता है, मैंने जो तुम्हें काम सौंपा था क्या तुमने वो कंप्लीट किया? तो फिर वो हरामी शक्ल का बंदा कहता है, हाँ मैंने उन रिवर साइड के मॉन्स्टर्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया है, तो तुम एकदम बेफिक्र रहो क्योंकि
क्योंकि इस बार उनके बच निकलने का चांसेस ना के बराबर है। और बात रही इन दोनों की मरने की, तो हम बताएंगे ट्रेटर के बेटे ने मिस मुरे के ऊपर धोखे से हमला कर दिया था, जिससे वो मारी गई और जिसके रिवेंज में हमने उस ट्रेटर के बेटे को मार डाला और वही उसकी डेड बॉडी को वही मॉन्स्टर लेयर में छोड़ दिया, जिससे कि मॉन्स्टर्स उसे नोच खाए। और ये सब कहकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो लोग एक साथ जोरों जोरों से हंसने लगते हैं। वही हम बहुत सारे रिवर मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि उस धमाके की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और उसी की तरफ बढ़ रहे थे। और दोस्तों इसी सीन के साथ ही ये चैप्टर यहाँ पर ही खत्म होता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या मिस मुरे और फैन बच पाएंगे? क्योंकि इस बार वो दोनों बुरी तरीके से फंस चुके हैं। खैर आगे उन दोनों के साथ क्या होने वाला है वो आप लोग अगर जानना चाहते हो तो चैनल पर बने रहो और हो सके तो कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कर पाऊँ। तो जब तक आप लोग कमेंट करते हो तब तक के लिए बाय बाय।